प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात प्रीएम्बल। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना होती है जिसमें संविधान के मूल उद्देश्यों व लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। भारतीय संविधान का एक श्रेष्ठ आभूषण है जो अपनी प्रजातंत्रीय गणतंत्रात्मक राज्य का एक संक्षिप्त लेकिन संविधान है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए किया गया था। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुनिश्चित करने और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। प्रस्तावना उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों व आकांक्षाओं का संक्षिप्त रूप है। अमेरिका का संविधान प्रथम संविधान है जिसमें उद्देशिका सम्मिलित है। भारत के संविधान की उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित की गई। इस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया। प्रमुख संविधान निषेधज्ञ M.N. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। 42वें संविधान संशोधन की मूल प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना में व्यक्त विचार संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 13 दिसंबर 1949 के उद्देश्य प्रस्ताव में अपनाए गए थे। प्रमुख तथ्यों की विवेचना निम्नलिखित है। हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। शब्दों से प्रकट होता है कि अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित है। वह संविधान निर्माण जनता के प्रतिनिधि हैं। अर्थात बच्चों, हम भारत के लोग से अभिप्राय यही है कि हम भारत के लोग अर्थात ये कह सकते हैं कि अंतिम सत्ता भारत की जनता के पास है। संविधान जनता की इच्छा का परिणाम है। एक अंतर्निहित अभिप्राय यह भी है कि भारतीय संघ का कोई एक राज्य अथवा अवयवी एक दो समूहों न होकर संविधान को समर्पित कर सकता है और न ही संविधान द्वारा निर्मित संघ से संबंध विच्छेद कर सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बच्चों, ये भारत का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। इसमें राज्यों में कोई यूँ चाहे कि भाई मैं इसमें सम्मिलित हो गया और फिर कभी इच्छा करी हट गया, मैं इससे इस तरह का नहीं हो सकता। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य से तात्पर्य है कि 26 जनवरी 1950 से ही भारत की अधिराज्य की स्थिति डोमिनियन स्टेट्स समाप्त हो गई तथा भारत भी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड की तरह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि आंतरिक या बाह्य दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का आधिपत्य नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है और वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान निर्माताओं में कुछ समाजवादी राज्य अपनाना चाहते थे, लेकिन कुछ निर्माताओं का मानना था कि किसी दर्शन के साथ संविधान को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दूसरी तरफ स्वीकृत है, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। समाजवाद भारतीय मॉडल अन्य सभी मॉडलों से भिन्न है तथा भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थिति प्रदान की गई है। 1976 से पूर्व नहीं था, बाद में दिया गया और इसे अर्थात हम कह सकते हैं कि 1976 से पहले भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं कहा गया था, लेकिन 1976 में इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य को जोड़ा गया। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत राज्यों में राजसत्ता का प्रयोग कर सकता है, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से। ब्रिटेन जैसे विश्व के कुछ ऐसे लोकतंत्रात्मक राज्य हैं जहां का प्रधान वंशानुगत राजा होता है। भारतीय राज्य गणतंत्रात्मक स्वरूप है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी तथा वंशानुगत न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एक राष्ट्रपति है। 16 मई 1949 को राष्ट्रवाद का समस्त बन गया रहा है। इसने ब्रिटिश सम्राट को अपने प्रधान के रूप में स्वीकार किया गया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के नाते महत्व दिया जाना चाहिए। जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल, संपत्ति या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसमें अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी कृत्रिम सामाजिक दीवारों के लिए कोई स्थान नहीं है। अर्थात सामाजिक न्याय का बच्चों अभिप्राय यही है कि समाज में धर्म, जाति, लिंग वगैरह के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज से छुआछूत की भावना और अस्पृश्यता की भावना को मिटाया जाना चाहिए। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही पूरक है। ऐसी व्यवस्था का अंत जिसमें कुछ साधन संपन्न व्यक्तियों द्वारा बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाता हो। तो सभी संभव जब उत्पादन और वितरण के साधनों पर समस्त समाज का अधिकार हो और उपयोग समस्त समाज के हित में हो। सभी व्यक्तियों के लिए इसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर सुलभ होने चाहिए। अर्थात बच्चों, आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि समाज में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई धनवान या अमीर व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अर्थात उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए और सबको वितरण मिलना चाहिए। राजनीतिक न्याय सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र एवं समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। वयस्क मताधिकार के आधार पर धर्म, जाति, वर्ण, लिंग का भेदभाव का अंत होना चाहिए। अर्थात बच्चों, राजनीतिक न्याय का से अभिप्राय यही है कि समाज में सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए और जाति, धर्म आदि का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान सभा हर राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है, इसलिए इसको हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात भारतीय संविधान का मूल ढांचे की यानी भारतीय संविधान में के अंदर क्या उद्देश्य हैं, इन सबको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आज मेन बात है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का हो गया। अब है भारतीय संविधान में प्रजातंत्रीय व्यवस्था और एक वयस्क मताधिकार के आधार पर राजनीतिक न्याय प्राप्त भी हो गया है। सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए भौतिक अधिकारों विशेषकर समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है, लेकिन
लेकिन न्याय के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक न्याय। संविधान निर्माता जानते थे कि आर्थिक न्याय तत्काल प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आर्थिक न्याय के प्रावधानों को मौलिक अधिकारों में नहीं वरन नीति निर्देशक तत्वों में स्थान दिया गया है। आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, लेकिन कभी इस ओर काम करना शेष है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है, जहां स्वतंत्रता का अभिप्राय नकारात्मक स्वतंत्रता से नहीं है, बल्कि एक ऐसी सकारात्मक स्वतंत्रता से है जिसके आधार पर भारतीयों में व्यक्तित्व का विकास संभव हो सके। इसी आधार पर उसको ध्यान में रखकर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को संविधान में सम्मिलित किया गया है। यानी कुल मिला के बच्चों, इस तरह से भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए भी ये प्रयास किए गए। समानता स्वतंत्रता की पूरक है और हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा समानता को दो आयामों में अपनाया गया है। ये हैं प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता वह साधन है जिसके आधार पर प्रतिष्ठा की समानता को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे संविधान का अंतिम आदर्श भ्रातृत्व या बंधुता है और संभवतः इसकी प्रेरणा 10 सितंबर 1948 ईस्वी के मानवीय अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के प्रथम अनुच्छेद से प्राप्त की गई है। इसमें कहा गया है कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं और सम्मान तथा अधिकारों के में समान हैं। उन्हें प्रकृति से विवेक तथा विश्वास प्राप्त हुआ है तथा उनके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण किया जाना चाहिए। हमारे संविधान निर्माता भारत की विविधताओं में मौजूद एकता से परिचित थे और वे चाहते थे कि भारत में सामाजिक क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद के महत्व को न देते हुए भारत की आधारभूत एकता के भाव में अपनाए। अतः हमारे संविधान का बंधुता का आदर्श दो आधारों पर टिका हुआ है। ये आधार है राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा। तो इस तरह से बच्चों, ये हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना है। हम ये कह सकते हैं कि मेन हमारी प्रस्तावना का मतलब यह है कि हमारे संविधान में हमें क्या क्या प्राप्त है, अर्थात भारतीय संविधान के उद्देश्य, लक्ष्य जो हैं वो प्रस्तावना में चिन्हित किए गए हैं। अब है आलोचनात्मक मूल्यांकन। प्रस्तावना के संबंध में एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रस्तावना के शब्द बहुत अधिक पवित्र होते हुए भी उन्हें न्याय योग्य स्थिति प्राप्त नहीं होती है। न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर के शब्दों में, प्रस्तावना अपने आप में न तो शासन की शक्ति का एक स्रोत होती है और न ही शासन को किसी शक्ति से वंचित करने का साधन। वैसे तो संविधान के शब्द अपने आप में नितांत स्पष्ट है, वहाँ प्रस्तावना के आधार पर कोई दूसरा अर्थ नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जहाँ संविधान के शब्दों में अस्पष्टता है वहाँ उनकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का आश्रय लिया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश सुब्बाराव ने कहा है, प्रस्तावना संविधान के आदर्शों व आकांक्षाओं को बताती है। न्यायाधीश महाजन ने गोपाल बनाम मद्रास राज्य में कहा था कि धारा 22(5) की जो व्याख्या मैंने की है उसका समर्थन संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्त शब्दों से होता है। यह प्रस्तावना हमारे संविधान को उत्कृष्ट रूप प्रदान करती है। इस प्रकार हमारे संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी तथा संविधान को श्रेष्ठ बनाने का साधन है। अर्थात इस तरह से इसका मूल्यांकन हो गया। और तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना यही ख़त्म होता है। धन्यवाद।